नमस्कार, मेट्राइजेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 3, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, क्लास 12। और आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर फ्रॉम गॉस लॉ। मतलब किसी एक लंबे धारावाही चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे निकालनी है? गॉस के नियम से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं मान लेता हूं मेरे पास में ये कोई एल लंबाई का सीधा लंबा धारावाही चालक तार है, करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, इस वायर के यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज लैम्डा है। मतलब क्या हो गया हमारे पास में? लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। तो हमारे पास में क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब रेखीय आवेश घनत्व कितना है हमारे पास में? लैम्डा। और लेंथ ऑफ वायर बराबर एल। आई बात समझ में? हाँ, और हमें पता है, क्या पता है? लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बट्टा एल। ऐसे मान लेते हैं कि इस वायर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? क्यू है। टोटल चार्ज कितना है हमारे पास में? क्यू। तो हमारे पास में क्या आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बट्टा एल, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। कई बात समझ? अभी ये लंबा वायर है, इस वायर को नाम दे देते हैं ए और बी। इस वायर के हर हिस्से के ऊपर, हर यूनिट लेंथ के ऊपर इक्वल चार्ज है कितना? लैम्डा। ठीक है, और इस वायर से आर डिस्टेंस के ऊपर, आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है पी, और वहां हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, पहले बेसिक चीज देखते हैं। मैं ऐसे करता हूं, यहां मैं एक टुकड़ा मान लेता हूं तार का A1, और यहां एक टुकड़ा मान लेता हूं तार का A2, और A1 और A2 की लेंथ दोनों की इक्वल है, और वो इस तार के सेंटर O से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। मतलब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी की उतनी डिस्टेंस ये है। आई बात समझ में? तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाएगा इस डायरेक्शन के अंदर, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा? ऐसे लगाएगा इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लग रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट बनाएंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास में? मैं मान लेता हूं इसकी लेंथ है डीएल। इसकी लेंथ कितनी है? डीएल। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू डीएल। दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों की लेंथ इक्वल है। तो A1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैं मान लेता हूं डेली। A2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? डेली। क्यों? क्योंकि एक ही तार है, चार्ज भी इक्वल है, डिस्टेंस भी सब इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके कारण, इस A1 के कारण डेली इधर लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट जोड़ेंगे। दो कंपोनेंट जोड़ेंगे तो ये एंगल मान लेता हूं मैं अल्फा, ये एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल कितना? अल्फा। ठीक है, तो ये एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल कितना? अल्फा। ये एंगल देखो, ये दोनों क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है भाई। तो ये एंगल अल्फा, तो ये आ गया हमारे पास में डेल ई कोस अल्फा, और यहां आ गया हमारे पास में डेल ई साइन अल्फा। अब इसके भी दो कंपोनेंट जोड़ेंगे, इसका ये एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल कितना? अल्फा। तो इधर आ गया हमारे पास में डेल ई कोस अल्फा, और इधर क्या आ गया हमारे पास में? डेल ई साइन अल्फा। अब ये देखो, ये आपस में कट गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो हमारे पास में मेन चीज यहां से एक चीज निकल के आती है। क्या निकल के आती है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ
cos थीटा के कंपोनेंट ही हमारे पास में बचेंगे, sin थीटा के कंपोनेंट निकल जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि वायर से जो परपेंडिकुलर है, लंबवत जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बच जाएगा और बाकी सारा का सारा क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो डायरेक्ट डायग्राम बनाते हैं फिर, और अब बात करते हैं गॉस लॉ से। यहाँ से तो हमने ये देख लिया कि इसके जो cos थीटा के कंपोनेंट है वो बचेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, लीजिए स्टार्ट करते हैं। ये वो लंबा वायर है मेरे पास में AB, ये वो लंबा वायर है AB जिसकी लेंथ है L, जिसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और जिसके ऊपर टोटल चार्ज है Q, और ये वो पॉइंट है मेरे पास में P। इस वायर से ये वो पॉइंट है P, इस वायर से R डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब इस पॉइंट P के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो मुझे गाउसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा, गाउसियन सरफेस मानना पड़ेगा। और गाउसियन सरफेस में कैसा मानूंगा, ऐसा गाउसियन सरफेस मानूंगा जिसके अंदर ये पूरा वायर कंप्लीटली पैक हो जाए। तो मैं मान लूंगा एक R त्रिज्या, R रेडियस का सिलेंडर, क्या मान लूंगा, एक R रेडियस का सिलेंडर मान लूंगा भाई, R रेडियस का क्या मान लूंगा, एक सिलेंडर मान लूंगा। ये देखो इस प्रकार से, मैंने क्या मान लिया, एक R रेडियस का सिलेंडर मान लिया भाई। गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन सरफेस मैंने क्या मान लिया, एक R रेडियस का सिलेंडर मान लिया। अब ये R रेडियस का सिलेंडर हो गया मेरे पास में। अब इस सिलेंडर के 3 फेस है मेरे पास में, एक ऊपर वाला फेस है, एक नीचे वाला फेस है और एक ये गोलाकार फेस है ना सिलेंडर। ठीक है, तो इसका देखो, इसका एरिया वेक्टर सदिश, क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्रफल सदिश है ना। मैं इसको मान लेता हूं कि ये मेरे पास में S1 है, ये मेरे पास में S2 है और ये मेरे पास में क्या है, S3 है। ठीक है, मान लिया। तो अब मैं इस क्षेत्रफल का एक टुकड़ा मानता हूं, ये टुकड़ा मान लिया मैंने, डेल S1। और डेल S1 की डायरेक्शन किधर होगी मेरे पास में, बाहर की तरफ, लंबवत ही होती है। ये सरफेस है तो डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे लंबवत बाहर की तरफ। ये यहां एक टुकड़ा और मान लेता हूं, डेल S2, इसकी डायरेक्शन किधर, लंबवत नीचे की तरफ। और यहां भी एक टुकड़ा मान लेता हूं, डेल S3, और इसकी डायरेक्शन किधर, इधर बाहर की तरफ। सही बात समझ रहे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का के लिए, भाई फ्लक्स के लिए बोलता है फाई इज इक्वल टू, गॉस लॉ क्या कहता है हमारे पास में, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक फॉर्मूला हम और पढ़ गए थे, फाई इज इक्वल टू समाकलन ई डीएस कॉस थीटा। भैया दोनों फॉर्मूले पढ़ गए थे, ये तो डेफिनेशन से था और ये गॉस लॉ से था, है ना। तो ये दोनों ही वैल्यू फाई की है, दोनों ही वैल्यू जब फाई की है तो मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ई डीएस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब ई डीएस कॉस थीटा, देखो डीएस एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो 3 टुकड़ों में इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे आ जाएगा हमारे पास में, ई डीएस 1 कॉस, देखो अब ई और डीएस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन ई डीएस 2 और फिर एंगल कितना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और हमारे पास में एरिया वेक्टर कैसे, ऐसे, कितना 90 डिग्री, प्लस ई डीएस 3 और देखो, अब देखो एरिया वेक्टर भी ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ऐसे। देखो अभी निकाली थी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारे पास में ई डीएस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, एल लैम्डा बट्टा कितना आ जाएगा हमारे पास में, एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 0, तो ये दोनों 0 हो गए, ये बच गया हमारे पास में, क्या बच गया, क्या बच गया भाई, इंटीग्रेशन ई डीएस 3 cos 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो बात बच गई, यही तो बात बच गई। चलो ई
इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ds3 इजिकल टू लेमडा एल लेमडा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब ds3 देखो क्या है, ds3 है हमारे पास में इस सिलेंडर का सरफेस एरिया का एक भाग, एक छोटा सा टुकड़ा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया, सॉरी ये कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या बोलते हैं इसको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr(h) और h कितनी है हमारे पास में, h क्या है वायर की लेंथ, मतलब क्या हो जाएगी 2πr(l), क्या हो जाएगी हमारे पास में e 2πr(l) इजिकल टू एल लेमडा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि हमारे पास में इंटीग्रेशन ds3 इजिकल टू 2πr(l). भाई बात समझ गए, l से l कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बच गया हमारे पास में e इजिकल टू लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब ये आगे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, इसका सदिश रूप लिखेंगे भाई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सदिश रूप। देखो भाई सदिश रूप E वेक्टर इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट और r कैप। क्यों, क्योंकि दिशा क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो त्रिज्या की दिशा वही तो होगी। ठीक है, अब यहां से हमारे पास में दो कॉन्क्लूजन निकलते हैं, हमारे पास में क्या निकलते हैं, दो कॉन्क्लूजन निकलते हैं। दो कॉन्क्लूजन को हम देखेंगे। पहला कॉन्क्लूजन क्या निकलता है, पहला कॉन्क्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के इक्वल होगा, सॉरी प्रोपोर्शनल होगा। हम क्या कह सकते हैं कि जब r कांस्टेंट हो, भाई r कांस्टेंट हो जाएगा तो 2π एप्सिलॉन नॉट सारे कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, तो हम क्या कह सकते हैं E प्रोपोर्शनल लैम्डा। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। यह आ गया लैम्डा और यह आ गया E। आई बात समझ में। दूसरी बात क्या है हमारे पास में, दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि लैम्डा कांस्टेंट हो, यदि लैम्डा कांस्टेंट हो, तो यदि लैम्डा कांस्टेंट हो गया तो हमारे पास में देखो लैम्डा कांस्टेंट 2π एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट, r कांस्टेंट नहीं लिया अभी हमने, तो क्या हो जाएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r। विद्युत क्षेत्र त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, और जब व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा तो ग्राफ कैसे बनेगा भाई, ग्राफ कैसे बनेगा हमारे पास में E लैम्डा और इस प्रकार से। आई बात समझ। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, और ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर के अंदर आते हैं, तो इनको आपको ईमानदारी से करना है। 6 एप्लीकेशन है इसकी, 6 एप्लीकेशन को अभी ईमानदारी से करना है। कोई एक एप्लीकेशन लगभग हर साल आती है, और इस डेरिवेशन को आप ढंग से करें। मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, तो ईमानदारी से पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।